जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह पवार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डिफेंस मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि इस बिहाफ पे भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चलता है अर्थ की सरफेस पे बहुत सारी वैल्यूएबल आइटम्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यहीं से निकल के आती है, जिन्हें हम रॉक्स कहते हैं। तो आज हम लोग रॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है पर एग्जाम में कई बार इसके एक दो क्वेश्चन पुट होने के चांसेस होते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि रॉक्स में जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है या इग्नियस रॉक्स होती है या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल जैसे शायद आप लोगों ने सुना होगा प्लूटोनिक रॉक्स, शायद आप लोगों ने सुना होगा ग्रेनाइट, शायद आप लोगों को पता होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जैसे शिट हो सकते, डाइक्स हो सकते हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो एग्जाम में बहुत बार पुट करी जाती है। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रॉक्स वाला टॉपिक। यहां पर जैसे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू रॉक्स, और कुछ रॉक्स के आपके सामने पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं। सर्वप्रथम अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि रॉक्स अगर होती क्या है, तो हम आसान भाषा में ये कहते हैं कि रॉक्स जो है वो हार्ड मिनरल कंपोजिशन होता है। क्या होती है रॉक्स? रॉक्स जो होती है वो मिनरल्स का एक्यूमुलेशन जो अपने आप को हार्ड कर ले, ऐसे पर्टिकुलर कंपोजिशन को रॉक्स कहा जाता है। क्योंकि बेसिकली रॉक्स जो होती है वो कंसिस्ट आउट होती है लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स जो अर्थ की सरफेस पर पाई जाती है। आया पॉइंट समझ में? और इसी पर्टिकुलर रॉक्स से फॉर्म होता है हमारा क्रस्ट। इट मीन्स अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रॉक्स। जिन रॉक्स में सभी प्रकार हो सकते हैं, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो। दोस्तों, यही पर्टिकुलर रॉक्स जो होती हैं वो अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन करती है, और इन्हीं रॉक्स से हम जितने भी वैल्यूएबल एलिमेंट्स और मिनरल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रॉक्स है वो तो हमें समझ में आ गया कि हार्ड मिनरल का कंपोजिशन होता है, जिसे हम और दूसरी भाषा में सॉलिड कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ मिनरल भी कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे मिनरल्स का एक कॉन्ग्लोमरेट, एक मिक्सचर जो निर्मित होता है, उसी पर्टिकुलर मिक्सचर का सॉलिड फॉर्म जो है उसे हम रॉक्स कह सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब अर्थ के सरफेस पर ये रॉक्स जो है वो सरफेस से कितनी डेप्थ तक या कितनी हाइट तक पाई जाती होगी। इट मींस थिकनेस ऑफ रॉक्स लेयर, यानी कि अर्थ की सरफेस पर पाई जाने वाली ये रॉक्स जो है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो अगर आसान भाषा में मैं आप लोगों को कहूं कि अर्थ के क्रस्ट या लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वही अर्थ पर प्रेजेंट रॉक वाली जो लेयर है उसकी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है क्रस्ट इज सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ इंटीरियर, और अर्थ क्रस्ट जो है अगर वो सॉलिड लेयर है, और हमें ये भी पता है कि वो मेडअप होती है अर्थ पर पाए जाने वाली रॉक्स की। तो जो थिकनेस अर्थ के क्रस्ट की है विच वेरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर ओवर द ओशंस अप टू 75 किलोमीटर्स ओवर द माउंटेन्स। तो यही थिकनेस हमारे अर्थ की सरफेस पे पाई जाने वाली रॉक्स की भी होगी ही होगी।
इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई डाउट आता है इन लिथोस्फीयर को लेकर, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। लिथ मतलब होता है और स्फेयर मीन्स होता है लेयर, और इस पर्टिकुलर लिथोस्फीयर की थिकनेस जो है वो क्रस्ट से थोड़ी सी और बढ़ जाती है, विच में वेरीज अप टू 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें एस्ट्रोस्फीयर वाला भाग भी आ जाता है। तो हमें आसान भाषा में ये समझ में आ गया कि रॉक्स इज सॉलिड mineraled layer at earth outermost region, या फिर कह सकते हैं it form earth crust, या फिर हम कह सकते हैं its thickness may varies from 5 kilometer to 100 kilometers depending upon the landform, depending upon the location, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रॉक्स कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? अब यही जो पर्टिकुलर रॉक्स होती है, इट इज used in extraction of minerals, या फिर कह सकते हैं it is home for various valuable elements या फिर minerals। पॉइंट समझ में आया? यानी कि ये जो पर्टिकुलर रॉक्स हैं, इन्हीं पर्टिकुलर रॉक्स को यूज्ड किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मिनरल्स, या बहुत सारे वैल्यूएबल एलिमेंट इन्हीं पर्टिकुलर रॉक्स में से निकाले जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज होम फॉर वेरियस वैल्यूएबल एलिमेंट्स और मिनरल्स जो हमें अर्थ की क्रस्ट में से मिलते हैं, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट जो है वही बेसिकली अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली रॉक्स की लेयर है। पॉइंट समझ में आया? तो रॉक्स क्या हो गए? रॉक्स आर द सॉलिड कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मिनरल्स जो अर्थ की क्रस्ट पर पाई जाती है, जिससे अर्थ की क्रस्ट का या लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट समझ में आया? अब सिंपल सी बात यह है बच्चों कि अर्थ के सरफेस पे ये जो पर्टिकुलर रॉक्स हैं, ये एक नहीं कई सारी फॉर्म्स में पाई जाती है, ये कई सारे टाइप्स में पाई जाती हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है उसके पीछे लगने वाले कई सारे फोर्सेस होते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, तो सबसे पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का टाइप आए क्यों, यानी कि ये जो टाइप्स के जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये टाइप्स होने का सबसे बड़ा कारण ही क्या है? तो ये कारण ये है कि रॉक्स फॉर्मेशन अफेक्टेड ड्यू टू वेरियस फोर्सेस, यानी कि देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, और जैसा फोर्स होगा, टाइप्स ऑफ फोर्स में डिफाइन द टाइप ऑफ रॉक्स। बहुत सिंपल सी बात है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो टाइप होने का सबसे बड़ा कारण है कि जिस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उस पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। अब हर एक पर्टिकुलर फोर्स का इंपैक्ट भी अलग होगा, तो उसके द्वारा फॉर्म्ड होने वाली रॉक्स जो होगी वो भी बिल्कुल अलग ही होगी। पॉइंट समझ में आया? कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो बहुत जल्दी
हीट अप हो गई और बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो गई, तो उस पर्टिकुलर चीज का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है वो बहुत हार्ड होगी पर बहुत ज्यादा ब्रिटल होगी। पर कोई ऐसी चीज है जो बहुत देर से मेल्ट हुई या पिघली या गर्म हुई और बहुत धीरे धीरे ठंडी हुई, तो उस पर्टिकुलर चीज का जो मिक्सचर होगा वो एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट होगा, ब्रिटल नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस, जिन फोर्सेस के कारण वो रॉक्स बनी है, उसके आधार पर उस रॉक्स के टाइप को डिफाइंड किया जाता है। इस वजह से हम रॉक्स के बहुत सारे टाइप्स जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें ब्रॉड कैटेगराइजेशन जो है वो 3 के आधार पर होता है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई कि रॉक्स क्या होती हैं। दे आर सॉलिड एग्रीगेटेड मिनरल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा अर्थ का क्रस्ट और लिथोस्फीयर फॉर्म्ड होता है, जिसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन दी लैंडफॉर्म। और यही पर्टिकुलर रॉक्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ रॉक्स कहते हैं। और ये टाइप्स होने का सबसे बड़ा कारण जो है रूट कॉज या मेन कॉज। क्या है मेन कॉज? कि टाइप्स जो है वो किसके कारण है? ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट एक्टेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दोज रॉक्स। तो जिस प्रकार का फोर्स होगा या जिस टाइप का फोर्स एक्ट करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइप की रॉक का फॉर्मेशन भी होगा। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? इस आधार पर टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है उन्हें कैटेगराइज किया जाता है इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। क्लियर? अब नाम में ही इनकी डेफिनेशंस छुपी है, नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आती है हमारी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक वो रॉक्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन लावा के डिपोजिशन से होता है। क्लियर? लावा के डिपोजिशन के कारण फॉर्म्ड होने वाली रॉक्स जो होती हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि इग्नियस रॉक जो है उसमें लावा डिपॉजिट तो हो रहा है, और लावा आता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे वाली लेयर, जिसे हम मेंटल कहते हैं या होम ऑफ मैग्मा भी कहते हैं। तो जब कभी भी वहां से लावा आता होगा तो मे पॉसिबल वो अर्थ के क्रस्ट में ही डिपॉजिट हो जाता है, और मे पॉसिबल कि वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर भी आ जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों आसान भाषा में, इन अर्थ क्रस्ट या फिर एट सरफेस, और जो इन द अर्थ क्रस्ट फॉर्म्ड होता है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। और जो एट द सरफेस होती है उसे आउटसाइड रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया? क्लैरिफाई हुआ? अब बच्चों यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इग्नियस रॉक जो है वो हॉट मोल्टन लावा और मैग्मा की फॉर्म्ड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इनिशियल स्टेज में पिघली हुई अवस्था में होगी, मॉल्टन स्टेट में रहती होगी, और जब ये सॉलिडिफाई होती है तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान अगर ये फास्टली कूल्ड आउट हुई तो एक अलग रूप बनाती है, और स्लोली कूल्ड आउट हुई तो एक अलग रूप बनाती है। तो मैंने आप लोगों को यही बोला कि रॉक्स का टाइप जो है उसके फॉर्मेशन के समय लगने वाले इंपैक्ट या कॉजेस या फॉर्मेशन फोर्सेस जो होते हैं उसके आधार पर उसका टाइप डिफाइंड आउट होता है। क्लैरिफाई हुआ? दूसरे नंबर पर आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, मींस इट
formed due to sediment डिपोजिशन। सेडिमेंट के डिपोजिशन के आधार पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर कोई भी पर्टिकुलर चीज जो है वो सेडिमेंट से बनी है, तो सेडिमेंट अपने आप में बाउंड होके ऐसी रॉक का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो वो सेडिमेंट जो होते हैं ड्यू टू द कॉम्पैक्टेशन या फिर कह सकते हैं सीमेंट्री प्रोसेस, जिसे हम सीमेंटेशन भी कहते हैं, उस सीमेंटेशन के आधार पर ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो जुड़ जाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा सीमेंटेशन। तो सीमेंटेशन के आधार पर वो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दे गिव बर्थ टू अ ह्यूज टाइप ऑफ रॉक्स, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन या उनके सीमेंटेशन के द्वारा फॉर्म्ड हुई है। पॉइंट समझ में आया? अब क्योंकि इसमें सेडिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो सेडिमेंट समय के साथ एक पर्टिकुलर डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स के लिए जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। दैट्स व्हाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिडर्ड एज लेयर्ड रॉक्स। पॉइंट समझ में आया? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट के डिपोजिशन से फॉर्म्ड हो रही है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक जो है बेटा वो दो शब्द से मिलकर बनी है। मेटा का मतलब होता है ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर, और मॉर्फिज्म मतलब होता है चेंज या फिर फॉर्म। यानी कि जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स का फॉर्मेशन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अगर हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहे देंगे। फिर से बच्चों ये याद रखिए कि रॉक्स का फॉर्मेशन जिस भी रॉक्स से होगा या उसका मेटामॉर्फिज्म जिस भी रॉक्स से होगा, उसके आधार पर नई रॉक्स का फॉर्मेशन या नामकरण किया जाएगा। तो आसान भाषा में आप ये समझिए कि टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो क्यों है, क्योंकि फॉर्म्ड होते समय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं। इस वजह से टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े जाते हैं, जिन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब एक एक करके समझेंगे, पर उससे पहले हम स्लाइड्स पे लिखा हुआ कंटेंट जो है वो देख लेते हैं कि रॉक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। रॉक्स जो होती हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल। मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो एक या एक से अधिक मिनरल्स के कंपोजिशन से फॉर्म्ड होता है। पॉइंट समझ में आया? दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन। मतलब उनके निर्माण के आधार पर, उनके फॉर्मेशन में लगने वाले फोर्सेस या फॉर्मेशन प्रोसेसेस के आधार पर उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहली कैटेगरी है इग्नियस रॉक, जो किसके द्वारा फॉर्म्ड हुई है? फॉर्म्ड ड्यू टू कूल्ड मैग्मा और लावा। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम कंप्रेस्ड फ्रेगमेंटेड सेडिमेंट्स। तीसरा एंड मेटामॉर्फिक, जिसका मतलब है चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि यही तीनों बातें मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन की थी। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है द रॉक साइकिल डिस्क्राइब्ड देयर कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है बच्चों कि अभी हमने बात करी कि रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और ये जो पर्टिकुलर तीनों रॉक्स हैं ये अर्थ की सरफेस पर कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मेशन में मिलती है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये दोनों या तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती
है ऑन द बेसिस ऑफ अगेन जो अर्थ की सरफेस पे कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं एंड दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर रॉक्स फ्रॉम इग्नियस टू मेटामॉर्फिक और मे बी फ्रॉम मेटामॉर्फिक टू इग्नियस, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम सेडिमेंट्री टू इग्नियस और सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। पॉइंट समझ में आया? तो रॉक साइकिल अगेन it shows the relationship between the transformation of all these particular rocks that found at the surface of the earth। जो तीन पर्टिकुलर प्रकार की रॉक्स अर्थ की सरफेस पर पाई जाती हैं, उन तीनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन जो है या रिलेशन जो है वो रॉक साइकिल के आधार पर समझा जा सकता है। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो यहां पर यही बात लिखी हुई थी बच्चों कि रॉक साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करता है इनका कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से अर्थ की सरफेस पर जो हम टाइप्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इग्नियस रॉक, दूसरा पढ़ते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा पढ़ते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। आया पॉइंट समझ में? क्लैरिफाई हुआ? अब इन पर्टिकुलर तीनों रॉक्स में एक एक को ध्यान से देख लेते हैं, उनका फॉर्मेशन प्लस उनका सिग्निफिकेंस प्लस उनमें पाए जाने वाले मिनरल और वैल्यूएबल आइटम या फिर रिसोर्सेस। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक्स। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि लावा और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से अगर कोई सॉइल का फॉर्मेशन कोई रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अगर सेडिमेंट के डिपोजिशन से किसी पर्टिकुलर रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक ओशनिक वेव्स आपको दिखाई जा रही है, जिन वेव्स के आधार पर बहुत सारे छोटे छोटे सैंड के सेडिमेंट्स जो है वो किनारे पर आ रहे होंगे और इन्हीं पर्टिकुलर सेडिमेंट्स के डिपोजिशन और बाद में सिमेंटेशन प्रोसेसेस के आधार पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें हम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से रॉक्स का नाम देते हैं। लास्ट प्रोसेस जो है वो बता रही है मेटामॉर्फिज्म की एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर के एक्सर्ट होने के कारण सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस दोनों कन्वर्ट हो सकती हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स इज नथिंग बट इट इज अ type of rock that formed from maybe igneous or maybe sedimentary due to excessive amount of temperature and pressure। तो यहां पर एक ही चीज हमें याद रखनी है, that is temperature and, और यहां पर एक ही चीज हमें याद रखनी है sediments, और यहां जो याद रखने वाली बात है वो है लावा या फिर मैग्मा, क्योंकि अर्थ की सरफेस के आउटर में है। कहां पर है मैं मेंशन भी कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। आउटर में है तो लावा, और अगर इनसाइड में है तो मैग्मा, मतलब अर्थ के क्रस्ट के नीचे अगर रह गया है तो उसे हम मैग्मा के नाम से संबोधित करते हैं, जिसके द्वारा फॉर्म होने वाली रॉक्स भी बेटा डिफरेंट होती है, जिन्हें हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या फिर एक शब्द जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पुट भी किया जाता है, जैसे प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो यहां पर आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है और होती कैसी है या इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपली हमने बात की इग्नियस रॉक्स, जिन्हें हिंदी में आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। मतलब ये अग्नि द्वारा या फिर अग्नि की प्रोसेस के द्वारा निर्मित हुई चट्टानें हैं, जो एक्सेसिव हीट से निकलते वाला लावा होता है उसके कूलिंग डाउन से फॉर्म्ड होती है। मतलब पृथ्वी की सतह के नीचे से निकलने वाला उच्च स्तरीय तापमान का जो लावा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन या संघनक के द्वारा होती है। मतलब फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड
सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। अब दो शब्द बार बार आ रहे हैं, इनका मतलब मैं आपको क्लेरिफाई कर चुका हूं कि मैग्मा होगा तो इंटीरियर और लावा होगा तो एक्सटीरियर। पॉइंट यहां पर यह है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है और क्रिस्टलाइन होती है। इस वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं कि एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर जैसा होता है, जिसमें कोई भी प्रकार का अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, इसको अगर तोड़ते हैं फोड़ते हैं तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें से लेयर्ड का निकाल पाना मुश्किल होता है। पॉइंट समझ में आया? इस वजह से इसे क्रिस्टलाइन और हार्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। टेक्सचर वेरीज विद द कूलिंग रेट, मतलब इसका जो टेक्सचर है, इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, या फिर कह सकते हैं डिब्रिस या कण जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो किस हिसाब से अरेंज्ड हो गए, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये कूलिंग रेट पर निर्भर करता है। मतलब एक्सेसिवली फास्ट कूलिंग हुई होगी तो गारंटेड है एब्सिसियन रॉक जैसा फॉर्म्ड हुई होगी, जो पुराने समय में टूल्स बनाने के काम में आता था। पॉइंट समझ में आया? और अगर स्लो कूल्ड हुआ होगा तो ग्रेनाइट जैसी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये एक रॉक के लिए एक सॉइल के लिए रॉ मटेरियल का रूप भी लेता है। पॉइंट समझ में आया? फिर इसके बाद लिखा हुआ है, जैसे देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल ग्रेनाइट जो आउटर सरफेस पे मिलने वाली रॉक्स होती, इंटीरियर में मिलने वाली रॉक्स होती है। नेक्स्ट इज बसाल्टिक, जो अर्थ की सरफेस के बाहर मिलने वाली रॉक्स होती हैं, जिसकी कूलिंग जो होती है वो स्लोली होती है। पर ऑब्सिडियन की अगर हम बात करें तो ये वही पर्टिकुलर टूल है जो बहुत जल्दी कूल्ड आउट हो जाने के कारण निर्मित होता है, जो लावा का ही फॉर्म्ड है या लावा के द्वारा ही फॉर्म्ड होता है, पर मतलब कह सकते हैं एक्सेसिव हार्ड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। पॉइंट समझ में आया? अब इसके जो सब टाइप हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने बात करी कि इग्नियस रॉक जो होती है उसको इग्नियस रॉक फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव बोले तो इंटरनल और एक्सट्रूसिव बोले तो एक्सटर्नल। मतलब इंट्रूसिव में क्या होता है कि जो भी लावा और मैग्मा निकला है वो अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही डिपॉजिट हो जाएगा, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब इट सॉलिडिफाई बिलो अर्थ सरफेस, या फिर कह सकते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही डिपॉजिट हो गया। ऐसी पर्टिकुलर रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। एग्जाम में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का अल्टरनेट नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो आपको याद रखना है, जिसका नाम या फिर जिसे प्लूटोनिक रॉक्स भी कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? और इन्हीं पर्टिकुलर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें से इंट्रूसिव इग्नियस लैंडफॉर्म का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे वॉल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें बेटा कि अर्थ का क्रस्ट ये है या फिर सरफेस ये है, और ये है अर्थ के क्रस्ट का लोअर मोस्ट पार्ट, इसके बाद आ जाएगा मेंटल, और ये पूरा जो भाग है ये क्रस्ट है। और इसी पर्टिकुलर अर्थ के क्रस्ट में जो लावा और मैग्मा है वो कुछ इस प्रकार से आता है, और
फिर कुछ इस प्रकार से चला जाता है, ऐसा कुछ डक्ट अगर बना लेता है ये, या फिर ऐसा ही चला जाता है, या फिर यहां पर आकर कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ऐसा ऐसा, या फिर यहां पर कुछ इस प्रकार से ऐसा ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, इस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे सिल नाम दिया उसे डाइक्स नाम दिया जाता है। और यही थिन शीट में अगर कन्वर्ट हो जाए और हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हो जाए तो उसे सिल नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो उसे लेकोलिथ और फेकोलिथ्स नाम दिया जाता है। अगर कुछ ऐसा लार्ज और अनशेप्ड बन जाए उसे चैम्बर नाम दिया जाता है। तो दीज आर द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स लैंडफॉर्म जो फॉर्म्ड होते हैं अर्थ की सरफेस के नीचे या फिर अर्थ के क्रस्ट में। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, जिसमें मुख्य नाम मैंने आप लोगों को बताया बेटा, या तो सिल हो सकता है, या फिर डाइक हो सकता है, या फिर बैथोलिथ हो सकता है, या फिर लेकोलिथ और फेकोलिथ भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आया, क्लैरिफाई हुआ। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जिन्हें हम एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, और ये जो पर्टिकुलर इग्नियस रॉक होती है ये above the सरफेस होती है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, यानी कि लावा के सॉलिडिफिकेशन के कारण फॉर्म्ड होने वाली पर्टिकुलर रॉक्स जो होती है उसे एक्सटर्नल और एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया। जिसके मुख्य एग्जाम्पल जो है वो बसाल्टिक रॉक या ऑब्सिडियन रॉक्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर, जो एक्सेसिवली तेज या स्लो कूलिंग रेट के द्वारा फॉर्म्ड होती है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं। तो सब टाइप जो है उसको कैटेगराइज किया गया है। सब टाइप यहां पर कैटेगराइज किया गया है। एक होता है इंट्रूसिव रॉक जिसे प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो स्लो अगर कूल्ड आउट होगी तो लार्ज क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करेगी, और एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट और डोराइट। या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होगी जो वॉल्केनिक टाइप की भी होती है, जिसकी कूलिंग जो है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से इनमें फाइन और ग्रासी टेक्सचर होता है। एग्जाम्पल के लिए बसाल्टिक या फिर ऑब्सिडियन या फिर प्यूमिक रॉक्स। पॉइंट समझ में आया। प्यूमिक रॉक्स और ऑब्सिडियन रॉक्स जो है वो लगभग कह सकते हैं सेम टाइप की है, क्योंकि प्यूमिक स्टोन जो है वो भी हथियार बनाने के लिए पुराने टाइम में यूज होता था, और शार्प सरफेसेस का फॉर्मेशन किया जाता था विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर रॉक्स। पुराने जो लोग होते थे वो शिकार करने का कार्य भी करते थे। आया पॉइंट समझ में, क्लियर। अब यहां पर हमने ये देखा कि इग्नियस रॉक जो होती है वो फॉर्म्ड होती है ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा या सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। इट मे बी इंट्रूसिव अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ है, इट मे बी एक्सट्रूसिव अगर लावा सॉलिडिफाई हुआ है। और दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यहां पर ये लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, और यहां पर इस जगह पर ये लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर रॉक्स में कौन सी रॉक्स की कैटेगरी या कौन सी पर्टिकुलर रॉक्स जो है उसका एग्जाम्पल सेट होता है या पाया जाता है। पॉइंट समझ में आया। डायग्राम देख के आप लोगों को क्लैरिफाई हो रहा होगा। और यहां एक और चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स भी मैंने आप लोगों को बताए जो लावा के सॉलिडिफिकेशन के द्वारा फॉर्म्ड होता है, जिन्हें हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, दैट्स इट।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है बेटा कि मेन रॉक ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कुछ पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ये जो पर्टिकुलर रॉक्स है जिसे मैंने यहां पर शो किया हुआ है, इसमें वेदरिंग आउट हो जाए। अब प्रीवियस क्लास में हम वेदरिंग वाला फिनोमेना पढ़ चुके हैं, जो कि फिजिकल वे में भी हो सकता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हो सकता है, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से भी हो सकता है, मतलब ड्यू टू इट्स मूवमेंट, या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण भी हो सकता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के कारण भी हो सकता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनी केमिकल। इस हिसाब से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग होती है, और उस वेदरिंग में सिंपली कोई भी पर्टिकुलर रॉक्स जो है वो वेदर्ड आउट होके सिंपलियर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो जाती है। मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर यहां पर रॉक आपको देखने को मिल रही है, ये रॉक जो है वो वेदर्ड आउट हो गई, वेदर्ड हो गई, और जैसे ही ये वेदर्ड हो गई तो इट मे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स, या फिर स्मॉल वेदर्ड पार्टिकल, जिन्हें हम सेडिमेंट नाम दे सकते हैं। विद द टाइम बीइंग these sediments may start depositing or ट्रांसपोर्टिंग और डिपॉजिटिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं, या फिर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये यही डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसे हम सीमेंटेशन कहते हैं, मतलब एक छोटे पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जुड़ जाना विद द हेल्प ऑफ एनी सिमेंट्री प्रोसेसेस, जिसकी वजह से वो दो पार्टिकल जुड़ के एक बड़े पार्टिकल का रूप ले लेते हैं। फर्दर ये प्रोसेस गोइंग ऑन रहती है, जिसकी वजह से सारे सेडिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ऐसी लेयर्ड स्ट्रक्चर वाली रॉक्स का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन पर्टिकुलर रॉक्स की लेयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर निकल के आने वाली ये जो पर्टिकुलर रॉक्स है ये अलग समय पे आई होगी और इसका कंपोजिशन भी अलग होगा। ऐसे ही हो सकता है ये सेडिमेंट जो है वो अलग समय निकल के आए और इनका कंपोजिशन या सोर्स जो है वो भी अलग होगा। तो इसने अपनी एक अलग प्रॉपर्टी इंपार्ट करी, जिसके कारण ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब आसान भाषा में ये समझिए बच्चों कि एक पर्टिकुलर रॉक्स थी और इस पर्टिकुलर रॉक्स की क्या हुई, वेदरिंग, जिसके कारण ये ब्रेक डाउन हो गया। और जैसे ये ब्रेक डाउन हो गया तो इसने फॉर्म कर लिए बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स या तो ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर यहीं पर फर्दर डिपॉजिट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ये हुए तो फर्दर दे मे बी एडेड विथ ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पार्टिकल अगर यही है तो वापस ये इसी का सेडिमेंट्री रूप फॉर्म कर लेंगे, पर अगर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ड्यू टू, ट्रांसपोर्ट किसके कारण हो सकता है, या तो एयर के कारण हो सकता है, या फिर वाटर के कारण हो सकता है, या फिर वेव्स के कारण हो सकता है, या फिर आइस के मूवमेंट के कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है।
तो अगर ये ट्रांसपोर्ट हुए तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ एड ऑन होंगे। अगर ये इनऑर्गेनिक और दूसरे रॉक्स या पार्टिकल्स के साथ एड ऑन होते हैं तो ये मिक्सचर का फॉर्मेशन करने का काम करेगा, और अगर ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ एड ऑन होते हैं तो ये फॉसिल्स कंटेंट करने वाली रॉक्स का निर्माण करेगा। इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो सेडिमेंटेशन में सीमेंटेशन के प्रोसेस के कारण बनती तो है, प्लस इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, प्लस इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट मे बी यूज्ड एज कह सकते हैं एविडेंस टू शो द लाइफ जो अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल एराज और रॉक्स के फॉर्मेशन के दौरान पाई जाती होंगी, क्योंकि ये रिच सोर्स है ऑफ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉसिल्स जो अर्थ की सरफेस पे मिलते हैं, और यही वो रॉक्स है जिसके अंदर वो सेफली रखे हुए होते हैं या पाए जाते हैं या डिपॉजिट्स होते हैं। पॉइंट समझ में आया? और इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया के कारण ये एक ऐसी रॉक्स बन जाती हैं जो फॉसिल फ्यूल होने का एविडेंस हमें शो करती है, या फिर इसी में से फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो सेडिमेंट्री रॉक्स अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गए क्योंकि इसमें फॉसिल्स और फॉसिल फ्यूल जैसी महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस जो है उसके कारण इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों वो देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन, मतलब चीजें जो है वो इकट्ठी होने के बाद कॉम्पैक्टेशन, मतलब वो चीजें एक दूसरे से जुड़ गई और उन्होंने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया, और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से इतना चिपक क्यों जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सीमेंटेशन। इस वजह से जो सॉइल बनती है वो लेयर्ड होती है और इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। दोनों बातें हमने बहुत ही बारीकी से डायग्राम के माध्यम से भी समझी कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कौन सी चीज मिलने के चांसेस होते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रॉक्स है, ये पर्टिकुलर रॉक्स का फॉर्मेशन प्रीवियस रॉक से ही हुआ है, या तो सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन इग्नियस से हुआ होगा या फिर मेटामॉर्फिक से ही हुआ होगा। इस वजह से कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर रॉक से कौन सी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। एग्जांपल सेट कर दिए जाते हैं। अभी क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे तब हम ये बात डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स के जो सब टाइप्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है क्लास्टिक में और केमिकल में और ऑर्गेनिक में, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस दैट फाउंड इन दीज पर्टिकुलर रॉक्स, इन्हें फर्दर कैटेगराइज किया गया है। फ्रॉम ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट, मतलब क्लास्टिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन जो है वो ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट से हुआ है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन या शेल। अब आप लोग ये भी याद रखिएगा बच्चों के सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, शेल जो है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स ही है। दूसरा केमिकल यानी कि मिनरल प्रिसिपिटेशन के कई बार क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिन केमिकल रिएक्शंस के कारण पेरेंट रॉक जो होती है वो प्रिसिपिटेट हो जाती है और अपने आप में एक नई रॉक्स का निर्माण करती है, जैसे लाइम स्टोन या फिर रॉक सॉल्ट, दोनों इसका एग्जाम्पल है जो केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा फॉर्म्ड होने वाली सेडिमेंट्री रॉक्स है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो रॉक्स है उसमें अगर ऑर्गेनिक एडिशन हुआ है उसके आधार पर वो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होगी जिसमें फॉसिल या फिर फॉसिल फ्यूल जैसी महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी, जैसे चॉक हो सकता है या फिर कोल हो सकता है। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा फॉर्म्ड हुई होगी ऐसी पर्टिकुलर सेडिमेंट्री रॉक्स को ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत आसान है बच्चों। आसान इसलिए है क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है
क्योंकि हम आप लोगों को चीजें बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है जहां पर इतनी बारीकी से और इतने एक्सप्लेनेशन से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इट्स बीइंग यू दैट अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को एब्जॉर्ब करना है या पकड़ कर रखना है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। यहां पर बात की हुई है थर्ड कैटेगरी ऑफ रॉक्स की, जिन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब वो रॉक्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर के कारण होता है। जहां पर बहुत ज्यादा तापमान हो और बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो, तब इस केस में जो सॉइल जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा उस रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ भी है, देखो, फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब पेरेंट रॉक यहां पर रही होगी। पेरेंट रॉक, और ये जो पेरेंट रॉक है बच्चों, ये कोई भी हो सकती है, या तो इग्नियस भी हो सकती है या फिर सैडी भी हो सकती है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है या इग्नियस रॉक भी हो सकती है, ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर। पॉइंट समझ में आए? ये दोनों ही चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस यहीं से होते हैं। और केमिकल फ्लूइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइलेटेड और नॉन फाइलेटेड। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो मे भी फाइलेटेड हो सकती हैं या नॉन फाइलेटेड हो सकती है, मतलब अगेन वो लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कर सकती है या फिर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का निर्माण भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आए? क्लियर? अब आगे क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है और डेंस होती है देन द पेरेंट रॉक। ऐसा क्यों है? ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा एक्सर्ट हो गया कि उसको हार्ड और डेंसर होना ही पड़ा। एग्जाम्पल के लिए मार्बल आप लोगों को पता होगा, जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है। स्लेट, शिट, क्वार्टरजाइट्स जैसे मिरर्स वगैरह या पर्टिकुलर सैंडस्टोन्स के अंदर पाए जाने वाले चमकदार पत्थर जो होते हैं उन्हें भी हम क्वार्ट्ज कहते हैं। इस वजह से हमने आपको बताया कि ऐसी पर्टिकुलर रॉक्स जिनमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसके कारण उस रॉक्स का रूप ही बदल जाता है। इसी वजह से बच्चों हिंदी में इसे कायांतरित रॉक्स भी कहते हैं। क्या? जिसकी काया में ही परिवर्तन हो जाए, जिसकी काया का पलट हो जाए, ऐसी पर्टिकुलर चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि यहां पर काया पलट हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी डाउट बच्चों अगर आप लोगों को रहता है तो ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर मैं आंसर करूंगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पर भी आंसर आउट कर दूंगा। आगे देखते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसको भी सब फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक ऐसी रॉक्स जिसे हम फाइलेटेड कह सकते हैं, एक ऐसी रॉक जिन्हें हम नॉन फाइलेटेड कह सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये लेयर्ड रॉक्स है, और संगमरमर का पत्थर जो है वो मार्बल्स जो है वो नॉन लेयर्ड रॉक्स जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फॉर एग्जांपल स्लेट जो है या स्चिट जो है, इन्हें हम लेयर्ड टेक्सचर के साथ पाई जाने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही वर्ड्स आप लोगों के सामने रखे जाएंगे कि फाइलेटेड लेयर टेक्सचर की जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसके फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं, या दिए गए ऑप्शंस में से कौन से एग्जांपल फाइलेटेड टेक्सचर्ड रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स के हैं, तो आपको चूज करना होगा। दूसरा, नॉन फाइलेटेड मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर जैसा होगा या क्रिस्टलाइन रॉक्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ऐसी पर्टिकुलर रॉक्स को मार्बल या क्वार्ट्ज कहा जाता
है जो मेटामॉर्फिक का ही टाइप है, बट ये नॉन फॉइलेटेड टाइप का होता है। इसका मिक्सचर जो होता है, ये कंपोजिशन होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, जिसे लेयर्ड में बांटना थोड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट समझ में आया? क्लैरिफाई हुआ? अब इसी के साथ साथ बच्चों आगे देखते हैं कि इन पर्टिकुलर रॉक्स का वास्तविक सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये रॉक्स जो हैं वो बहुत सारे चीजों में यूज हो सकता है, जैसे इनमें से वैल्यूएबल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर ये क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर ये ऐसी रॉक्स को जन्म देते हैं विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग, और कई बार यही पर्टिकुलर रॉक्स जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन भी करता है, जो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड आउट होती है। जैसे ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो इग्नियस रॉक का टाइप है, जिसकी वजह से एक रेड सॉइल टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही बसाल्टिक भी एक प्रकार की इग्नियस रॉक ही है, जिसके कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रॉक्स जो है उसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है और इंपॉर्टेंसेस हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं, बाकी हम लोग देखते हैं। देखो, ये अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है और अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाने वाले लैंडफॉर्म भी इससे बनते हैं। दूसरा, ये बहुत सारे मिनरल्स का सोर्सेस है, प्लस इसमें से फॉसिल फ्यूल्स भी एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अलावा इसे कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। इसी के बाद ये बहुत सारी सॉइल के फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है, प्लस अर्थ के हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स को भी ये रिकॉर्ड करके रखता है, या फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, अलग अलग समय पर पाए जाने वाले अलग अलग एनिमल्स जो थे, एनिमल्स या फिर फॉसिल्स के रिकॉर्ड भी ये रखता है, रिकॉर्ड्स भी रखता है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स एक ऐसा टाइप ऑफ रॉक्स है जिसमें से पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। तो अगर फॉसिल्स इसमें मिल रहे हैं तो गारंटेड है इस पर्टिकुलर रॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके आधार पर हमें अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल या फिर हिस्ट्री जानने की मदद मिलेगी। पॉइंट समझ में आया? इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल बैलेंस को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रॉक जब दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो एक रॉक के बहुत सारी चीजों को उसमें ऐड ऑन कर देती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल बैलेंस बना हुआ होता है। पॉइंट समझ में आया? इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रॉक साइकिल या रॉक्स जो एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल के रूप में प्रेजेंट होती है, वो अर्थ के सरफेस पर पाए जाने वाले डिफरेंस बायोजियोकेमिकल साइकिल प्लस एटमॉस्फेरिक साइकिल्स को भी बैलेंस करती है। इसी वजह से बोल दिया गया कि सपोर्ट एनवायरमेंटल बैलेंसेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है रॉक्स एंड जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। जो बात अभी हम लोगों ने कर ली, जो एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स, मतलब इसमें बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं जो रिवील करते हैं एंशिएंट लाइफ को और क्लाइमेटिक कंडीशन को। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ के सरफेस पे डायनासोर्स पाए जाते थे। जैसे धार की हम बात करें, मांडू की हम बात करें, तो वहां पर बहुत सारे जुरासिक टाइम के अंडे, एग जो हैं वो पाए जाते हैं। इस वजह से वहां पर एक फॉसिल नेशनल पार्क भी है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे पर्टिकुलर जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो है वो अर्थ की सरफेस पर पाई जाने वाली लाइफ प्लस अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट क्लाइमेटिक एक्टिविटीज को भी दर्शाते हैं। जैसे अर्थ के सरफेस पे कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन उन समय में हुआ जब
अर्थ की सरफेस पे आइस क्रिस्टल्स पाए जाते थे या पूरी सरफेस आइस से ढकी हुई थी, जिसके कारण आइस के मूवमेंट वाले जो स्ट्रक्चर्स है या फिर उनके पाथ के द्वारा फॉर्म होने वाली सॉइल्स या फिर प्लेन्स जिन्हें हम करेवास भी कहते हैं या लुकोस्ट्राइन प्लेन्स भी कहते हैं, वो मिलते हैं। तो दीज आर द एविडेंसेस दैट शोज कि अर्थ के सरफेस पे कैसा क्लाइमेट रहा होगा या किस प्रकार की लाइफ देखने को मिलती होगी। दूसरा लिखा हुआ है स्ट्रेटिग्राफी, मतलब हेल्प इन डिटरमाइनिंग द अर्थ एज, हम लोगों ने समझ लिया। उसके अलावा वॉल्केनिक रॉक्स एनरिचेस द सॉइल, मतलब अर्थ के सरफेस पे सॉइल जो है उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कौन सी सॉइल? वॉल्केनिक रॉक्स, जैसे बसाल्टिक रॉक्स, क्योंकि बसाल्टिक रॉक्स इज द चीफ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, जो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट, लाइमस्टोन हेल्प इन रेगुलेटिंग द कार्बन साइकिल, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों कि रॉक जो होती है वो इन्वायरमेंटल बैलेंसेस को भी सपोर्ट करती है या इन्वायरमेंटल बैलेंसेस को मेंटेन करती है। उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया गया है कि लाइमस्टोन जो है वो अर्थ के सरफेस पर कार्बन साइकिल जो है उसे रेगुलेट करता है या फिर मेंटेन करता है। पॉइंट समझ में आया? अब इसके अलावा क्या इनके कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस है? तो बिल्कुल, कि बहुत सारे माइनिंग, क्वेरिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाले मिनरल रिसोर्सेस इसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल होता है फॉर लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरी। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है फॉर आर्ट, स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे मार्बल्स। क्लियर? अब इट ऑल्सो एक्ट एज ए रॉ मटेरियल, it also act as a raw material for lots of metallic, non-metallic, fossil, construction और industrial minerals। आई बात समझ में? इस वजह से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि रॉक्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। किस चीज में उपयोगी? तो ये सारी लिस्ट आप लोगों के सामने है कि उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस भी है, उसका जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। ये सारे इंपॉर्टेंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। अब उसमें से कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं जिसके आधार पर रॉक्स जो है वो मिनरल्स को जन्म देती हैं, जो इन कैटेगरीज में रखे हुए हैं। तो एक छोटा सा लुक ले लेते हैं हम यहां पर, देखिएगा। मेटेलिक मिनरल जैसे आयरन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, स्टील, ये बनाने के काम में आता है, और वायरिंग वगैरह या कॉपर वगैरह के निकालने के काम आता है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटेलिक मिनरल जो है वो रॉक्स के अंदर से ही निकलते हैं, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएबल रॉक्स जो है वही इनका ओर है या वही इनका सोर्स भी है। नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे लाइमस्टोन, अगर हम बात करते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र की, अगर हम बात करते हैं कटनी वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर बहुत सारा लाइमस्टोन या मार्बल्स की, आपको जैसे जबलपुर की अगर हम बात करते हैं, आप में से कोई जबलपुर का होगा तो आप लोगों को पता होगा कितना सारा मार्बल प्रेजेंट है, यानी कि रॉक्स ही तो है जहां पर ये सारी चीजें पाई जाती है। आई बात समझ में? ऐसे ही सॉल्ट जो है, फॉस्फेट जो है, ये सारी चीजें अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होती है, जो नॉन मेटेलिक मिनरल का कैटेगरी है। इसके अलावा फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो कोल जो प्लांट्स और एनिमल्स के सेडिमेंट्री फॉर्मेशन से फॉर्म हुआ होगा, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस जो बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के पोर्स में पाया जा रहा होगा, या फिर शेल ऑयल जो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रैक्स वगैरह में मिलता होगा। ऐसे ही अगर कंस्ट्रक्टिव मटेरियल की बात करें तो हम बात कर चुके हैं, इस वजह से बार बार रिपीट हो रहा है, लाइक सैंडस्टोन जो बिल्डिंग वगैरह में यूज हो रहा होगा, ग्रेनाइट जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह में यूज हो रहा होगा, मार्बल्स जो डेकोरेटिव आर्किटेक्चर में यूज हो रहा होगा, ये लाइमस्टोन जो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में यूज होता होगा। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी आपको इन्हीं पर्टिकुलर रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इंडस्ट्रियल जेमस्टोन या एग्रीगेट्स जो है, ये भी अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वैल्यूएबल एलिमेंट्स एंड मिनरल्स है जो एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं फ्रॉम दीज पर्टिकुलर रॉक्स। तो ओवरऑल अगर आपको कहा जाए कि रॉक्स क्या है, तो रॉक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्सटेंस है जो अर्थ के सरफेस पर सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जो अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन भी करता है, प्लस
सोर्स बनता है उन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स के लिए जो हमारी लाइफ में हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं, जिनके आधार पर हम अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो उन पर्टिकुलर मिनरल्स या रॉक्स के बिना संभव नहीं होती है। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? अब शुरुआत में जब हमने शुरू किया था बच्चों, तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि ये जो पर्टिकुलर रॉक्स होती हैं वो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्म या फिर साइक्लिक वे में ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आती हैं। मतलब इट मे बी चेंज फ्रॉम इग्नियस टू मेटा टू सेडिमेंट्री, मतलब मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्री, या फिर इग्नियस, या फिर ये एरोज रिवर्स भी हो सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस चेंज जो होता है, इसी पर्टिकुलर कंटिन्यूअस चेंज को ही रॉक साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल आसान भाषा में हमें समझ में आ गया कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं, और ये रॉक्स जो होती हैं एक दूसरे में इंटरचेंज्ड होती रहती हैं, मतलब इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता रहता है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये रॉक्स एक दूसरे में तब्दील भी हो जाती हैं। दैट्स व्हाई इसी पर्टिकुलर साइक्लिक मैनर को रॉक साइकिल कहा जाता है। मतलब यहां पर एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है जिसे हम रॉक साइकिल के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा और मैग्मा, जो अर्थ के इंटीरियर में भी हो सकता है या अर्थ के एक्सटीरियर रीजन्स पे भी हो सकता है। अगर ये जो पर्टिकुलर इग्नियस रॉक है, इनका वेदरिंग या फिर इरोजन हो जाए तो गारंटेड है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू स्मॉल सेडिमेंट, और वो सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट होके सीमेंटेशन प्रोसेस से एक रॉक का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। देखो, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन हुआ, बाद में उसमें सीमेंटेशन प्रोसेस या कॉम्पैक्टेशन हो गया, तो उसने एक सॉइल का फॉर्मेशन कर लिया जिसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स नाम दिया। फर्दर ये जो पर्टिकुलर सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये अंडर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अगर फेल्ट होती है तो गारंटेड है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक वो रॉक्स है जिस रॉक्स में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कन्वर्ट हो जाती है इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हम लोगों ने पढ़ी कि फॉइलेटेड भी हो सकती है, नॉन फॉइलेटेड भी हो सकती है। आई बात समझ में? और ये जो पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो फर्दर अगर ड्यू टू द सबडक्शन प्रोसेस अर्थ के इंटीरियर में चली जाए तो अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर और प्रेशर उसको मेल्ट आउट कर देता है, जिसके कारण वो फर्दर इग्नियस रॉक को जन्म देने में सक्षम हो जाती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम के रूप में समझाता हूं कि ये है हमारा अर्थ, और इस पर्टिकुलर अर्थ पर यहां पर एक प्रकार की रॉक पाई जा रही है। जो भी आप लोगों को सोचना है वो सोच सकते हैं, चाहे वो इग्नियस रॉक हो या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो, जो भी आपको अपने दिमाग में रखना है वो आप रख सकते हैं। और हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें क्रस्ट भी है, मेंटल भी है और कोर भी है। और ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, उसमें मेंटल जो है वो मॉल्टन स्टेट में है, जिसके कारण अर्थ का क्रस्ट जो डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ होता है वो मूव करता है या फिर एक फिनोमिना परफॉर्म करता है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक
मूवमेंट भी कहते हैं। और इसी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, उसे आप ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करना कि ये जो भी आप लोगों ने सोचा है इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स यहां से ड्रिफ्ट आउट होके ऐसे सबडक्ट हो जाती है, मतलब मूव्ड इनसाइड अर्थ सरफेस, या फिर कह सकते हैं रीचेस टू मेंटल, ड्यू टू विच टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीजेस, अगेन ड्यू टू विच दे मेल्ट। मतलब क्या हुआ, इग्नियस रॉक होगी तो भी इस प्रोसेस से मेल्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक होगी तो भी मेल्ट होगी, और सेडिमेंट्री होगी तो भी मेल्ट होगी। और मेल्ट होने का कारण जो है वो है अर्थ का इंटरनल हीट एंड प्रेशर। देखो, अर्थ का इंटरनल हीट और प्रेशर जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेल्टिंग ऑफ द रॉक्स दैट फाउंड एट द सरफेस। और उसमें ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है उसके कारण जो रॉक्स अर्थ के अंदर जा रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। मतलब पहले सबडक्शन हुआ, बाद में मेल्टिंग हो गई। तो सबडक्शन एंड मेल्टिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण अर्थ की सरफेस के ऊपर पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की रॉक अगेन फर्दर मेल्ट होके इग्नियस रॉक को जन्म दे सकती है। आई बात समझ में? क्लैरिफाई हो रहा है बच्चों? इस वजह से मैंने कहा कि रॉक्स जो है वो साइक्लिक रूप में ट्रांसफॉर्म होती हैं और उसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को रॉक साइकिल का नाम दिया जाता है। आसान भाषा में क्या लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। देखिए, रॉक साइकिल क्या है? रॉक जो है वो डू नॉट रिमेन द सेम फॉरएवर, मतलब वो कंटिन्यूअसली चेंज होती नजर आती है। दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम, मतलब समय अनुसार वो समय के साथ चेंज हो जाती है। उसी को रॉक साइकिल कहते हैं, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ओल्ड रॉक्स जो होती हैं वो टर्न्ड हो जाती है इनटू न्यू वन, और इसी को रॉक साइकिल कहते हैं, जिसमें तीनों रॉक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। कैसे होती है वो भी समझ लेते हैं। जैसे इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक्स हैं जिन्हें हम ओरिजिनल रॉक्स भी कहते हैं। अदर रॉक जो है वो सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स है जिनका फॉर्मेशन इग्नियस रॉक से ही होता है। अगर इग्नियस रॉक का सेडिमेंटेशन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक का कन्वर्जन कायांतरण हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। पॉइंट समझ में आया? होता कैसे वो समझो। इग्नियस मेटामॉर्फिक में कब चेंज होगी? इग्नियस रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक कब? ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। आई बात समझ में? ऐसा अगर हो रहा होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होगी, पर बशर्त यह है कि इग्नियस रॉक का सबडक्शन या फिर मेल्टिंग नहीं हुआ होगा। ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहां पर हो रही है? डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट, नॉट इन द मेंटल, या फिर क्रस्ट के नीचे उस पार्ट में नहीं जहां पर लावा और मैग्मा पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इग्नियस जो है वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा, पर कब? ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर जो अर्थ के क्रस्ट में ही कहीं लग रहा होगा। आई बात समझ में? क्लियरिफाई हुआ? अब फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती है? फ्रेगमेंट फ्रॉम द इग्नियस। अब इग्नियस के भी फ्रेगमेंट हो सकते हैं या फिर मेटामॉर्फिक के भी फ्रेगमेंट हो सकते हैं जो ब्रेकडाउन तो हुए, और ये जो पर्टिकुलर रॉक्स है ये डिपॉजिट हुए, फिर कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन हुआ, तो इसकी वजह से एक सॉलिड लेयर्ड
रॉक्स फॉर्म्ड हो गई, उसी को सेडिमेंट्री रॉक्स नाम दिया। अब सेडिमेंट्री से अगेन सेडिमेंट्स फॉर्म्ड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए और नए सेडिमेंट्स को जन्म दे और एक नई सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करे, तो वो न्यू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन जो सेडिमेंट्री रॉक्स है क्या वो फर्दर इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन एंड मेल्टिंग, मतलब क्रिस्टल रॉक्स जो है वो कैरिड इनटू द मेंटल बाय द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। ये पॉइंट याद रखना है जो मैंने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया था। बच्चों, सबडक्शन का मतलब होता है कि अर्थ की क्रस्ट पे पाई जाने वाली रॉक्स जो हैं वो मेंटल में चली गई, और मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब वो मेंटल में गई तो एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण मेल्ट होके मैग्मा में कन्वर्ट हो गई, जो फर्दर इजेक्ट आउट होके लावा रॉक्स बना लेगा, जिसे हम इग्नियस रॉक कह सकते हैं। आई बात समझ में? हाई टेम्परेचर मेल्ट्स दीज रॉक्स इनटू द मैग्मा। जो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मेंशन्ड है। मैग्मा, इग्नियस रॉक। मेल्टेड मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड्स टू फॉर्म इग्नियस रॉक अगेन। इस प्रकार से तीनों रॉक्स जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन साइक्लिक रूप में चलती चली जाती है, जो एक रॉक साइकिल का पार्ट बन जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि रॉक्स जो है वो सेम नहीं होती, कंटिन्यूअसली वो ट्रांसफॉर्म होती नजर आती है। आया पॉइंट समझ में? क्लियर? मुझे नहीं लगता यार कि अब आपको रॉक्स जैसे टॉपिक में कोई भी डाउट रहेगा या रहा होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट्स इट, खत्म। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके आधार पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या बता रहे हैं। बच्चों, हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रॉक्स क्या है, रॉक्स के टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, फिर उसके बाद टाइप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, एंड द लास्ट वन इज रॉक साइकिल। आई बात समझ में? अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? सबसे पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बसाल्टिक इज ए वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव रॉक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, पढ़ चुके हैं कि बसाल्टिक जो होती है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है और यही ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करती है। अगर हम बात करते हैं इग्नियस इंट्रूसिव, तो ग्रेनाइट उसका एक एग्जांपल होता है जो रेड सॉइल का फॉर्मेशन भी करता है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंस में पढ़ चुके हैं कि रॉक्स जो होती हैं इज यूज्ड टू मेक सॉइल, या फिर सॉइल का एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रॉक भी होता है। दूसरा लिखा हुआ है ग्रेनाइट जो है वो कूल्स होती है स्लोली अंडर द अर्थ क्रस्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर प्यूमिक जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये वर्ड भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3, ऑल 3 आर करेक्ट। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूजुअली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। हमें ये भी पता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होती है वो अपने आप में फॉसिल्स हैं, और ये जो पर्टिकुलर फॉसिल्स हैं, इन फॉसिल्स का फॉर्मेशन या फिर इनकी प्रेजेंस जो है वो किस में पाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। अब ग्रेनाइट जो है वो तो इग्नियस रॉक है, बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है, और नीज जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है जो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म है। इस वजह से हमारा आंसर हो जाता है सैंड स्टोन, क्योंकि सैंड स्टोन जो है वो अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव, नहीं अभी बात कर चुके हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। नॉन फाइलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ, हम ये पढ़ चुके हैं कि क्वार्टजाइट जो है
वो सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से फॉर्म्ड होता है, जो अपने आप में ग्लासी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जो सैंड के मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म से बनता है, जो ग्लास फॉर्म करने के काम भी आता है। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉइलेटेड। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉइलेटेड डेवलप ड्यू टू द डायरेक्शनल प्रेशर। मार्बल एंड क्वार्ट्ज आर द एग्जांपल ऑफ फॉइलेटेड रॉक्स। नहीं, हम ये पढ़ चुके हैं कि मार्बल्स और क्वार्ट्ज जो होते हैं वो फॉइलेटेड रॉक्स के एग्जांपल नहीं होते। हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी देखा था, डायग्राम में ये चीज लिखी हुई भी थी, तो ध्यान रखना है आपको कि मार्बल जो होता है वो तो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। नॉन फॉइलेटेड रॉक्स का एग्जांपल है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने के कारण। और स्लेट जो है वो मेटामॉर्फाइज फॉर्म ऑफ शेल है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1 और 3 हमारा आंसर हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि सैंडस्टोन जो है वो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स है। उसके बाद रॉक सॉल्ट जो है वो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो बिल्कुल ठीक है। सैंडस्टोन जो है ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसके रॉक्स के डायरेक्टली वेदर्ड पार्टिकल से अगर कोई चीज बनती है तो वो क्लास्टिक फॉर्म होता है। और रॉक सॉल्ट जो है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है, तो बोथ आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट, शिट, स्लेस एंड नीज की अगर हम बात करें, बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ रॉक? तो क्या ये फॉइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्या केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है? तो सेडिमेंट्री तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि शिट, स्लेट और नीज जो है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है। अब क्या इग्नियस है? नहीं है, ये भी गलत। फॉइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, बिल्कुल ठीक है। क्या नॉन फॉइलेटेड है? नहीं, तो फॉइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसका आंसर है ये सी। नेक्स्ट हो जाता है डायमंड प्रेजेंट इन किम्बरलाइट फॉर्म्ड अंडर। अब डायमंड की अगर हम बात करें तो किम्बरलाइट मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, जो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर के कारण फॉर्म्ड होता है। नहीं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण नहीं, इसके लिए तो रिक्वायर्ड होता है वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, जो अर्थ के इंटीरियर में कहीं लग रहा होगा, मतलब क्रस्ट के नीचे डीपली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट लग रहा होगा। इस वजह से आंसर हो जाता है सी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल की यहां पर बात की गई है बच्चों कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी मेल्ट फ्रॉम द मैग्मा। कैन मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो मेल्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा अगर उसका सबडक्शन या फिर मेल्टिंग हुई हो और वो मैग्मा में पहुंच जाए। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, बिल्कुल ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट होगा तो गारंटेड हो जाएगा। इग्नियस रॉक कैन बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स विदाउट मेल्टिंग, बिल्कुल, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, डिपोजिशन और सीमेंटेशन। हम पढ़ चुके हैं ये सारी बात, तो ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, कॉम्पैक्टेशन एंड सीमेंटेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10th का आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट, बस दैट्स इट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने समझा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो ये लेक्चर आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।